Hello everyone. So continuing with our 2019 CSAT series, here we are again to solve some questions. But before proceeding further, an important announcement regarding GS paper 1, General Studies paper 1 for prelims. Actually we are solving MCQs on daily basis on Telegram channel, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा. So if you are interested and if you are going to appear in 2023 prelims, then do join us to ace your preparation in a targeted manner. So this is all about MCQs regarding GS paper 1. Now focusing on our question. Here question is mentioning that Rakesh and Rajesh together bought 10 balls and 10 rackets. Rakesh spent rupees 1300 and Rajesh spent 1500. If each racket costs 3 times a ball does, then what is the price of racket? ठीक है, तो बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल के फॉर्म में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब मुझे बॉल का और रैकेट का प्राइस नहीं पता, उन्हीं का प्राइस एक्चुअल में मुझे फाइंड आउट करना है. हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं कि फॉर लेट वन बॉल का प्राइस है बी, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और सेम एज इट इज़ एक रैकेट का प्राइस है आर. लेकिन यहाँ पे 10 बॉल्स खरीदी गई और 10 रैकेट्स, तो इस हिसाब से 10 बॉल का प्राइस क्या हो जाएगा 10 बी, और 10 रैकेट्स का प्राइस क्या हो जाएगा 10 आर. लेकिन टोटल सम इन दोनों चीज़ों को बाय करने में कितना देना पड़ा, 1500 और 1300, टोटल 2800 आपको देना पड़ा. ठीक है, अब यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इससे भी सॉल्व नहीं होगा. तो अब आगे बढ़ते हैं. इफ़ ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स अ बॉल डस, यानी कि एक रैकेट की जो कॉस्ट है वो 3 बॉल के कॉस्ट के बराबर है. ठीक है, अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज आर की वैल्यू मैं यहाँ अगर पुट करता हूँ तो बी की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ. ठीक है, तो यही करते हैं. अब यहाँ पे जैसे ही आप 10 बी ऐसे का ऐसे ही रखोगे, 10 वापस आर की जगह 3 बी रखते हो तो मल्टीप्लाई हो गए, टोटल कितना हो जाएगा 30 बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 2800. तो ये 40 बी हुआ और ये बराबर 2800 हुआ. तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 7 टाइम्स तो 70, तो बी की वैल्यू आ गई 70. और बी क्या है हमारा, एक बॉल का प्राइस. अब एक बॉल का प्राइस आ चुका है, तो हमें रैकेट का फाइंड आउट करना है, एक रैकेट का. तो कैसे आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 3 इंटू बी का प्राइस, 3 इंटू 70 तो 210 रुपीज़. हमारा आंसर आ चुका है, एक रैकेट का प्राइस हमारा आ चुका है 210. सो दिस इज़ आवर आंसर. अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ. कुछ लोग ना इस क्वेश्चन को रेशियो की फॉर्म में भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. कैसे, यहाँ पे रेशियो के लिए क्या होता है, एक रिलेशन चाहिए होता है, उस रिलेशन के बेसिस पे आप रेशियो बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. अब यहाँ पे रिलेशन क्या था कि अगर आप रैकेट और बॉल के अंदर रिलेशन डेवलप करो ना प्राइस के, तो प्राइस क्या है कि जो बॉल का अगर प्राइस आप 1 यूनिट मानते हो ना, तो रैकेट का 3 यूनिट हो जाएगा, बिकॉज इफ़ ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स अ बॉल डस, है ना, यानी कि रैकेट का प्राइस ज़्यादा 3 गुना. तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ ना इसको, एक एक रैकेट का अगर हिसाब लगाओगे. लेकिन अगर 10-10 का लगाओगे, अगर 10-10 का लगाते हो तो इंटू 10 दोनों तरफ कर दोगे, लेकिन 10-10 तो दोबारा कैंसिल हो जाएगा. तो रेशो हमारा यही का यही रहेगा. ठीक है, तो रेशो इसी को लेके चलते हैं. और हमें पता है कि टोटल अमाउंट कितना खर्च हुआ है रैकेट और बॉल लेने के लिए, 2800 रुपये टोटल खर्च हुए हैं ना. तो यानी कि 4 यूनिट बराबर होगी 2800 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी 700 के. अब मुझे निकालना क्या है, अब जो निकालना है वो आप निकाल सकते हैं. मुझे निकालना है रैकेट का प्राइस. अब देखो रैकेट जो है 3 यूनिट लगा हुआ है ना, 2800 के अंदर रैकेट का जो हिस्सा है वो 3 यूनिट है. तो 3 यूनिट का मतलब 700 इंटू 3 तो 2100 रुपये आ जाएगा. 2100 रैकेट का जो हिस्सा है वो रैकेट का 2100 रुपये, लेकिन ये टोटल का है ना, 10 रैकेट के अंदर का हिस्सा है ये. तो अगर एक का निकालोगे तो 10 से डिवाइड कर दो, 10 से जैसे डिवाइड करोगे तो 210 आपका बचेगा. तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना जो आपको ईजी वे लगे. ठीक है, बिकॉज मार्क्स सबको सेम मिलने हैं, कोई मेडल नहीं मिलने वाला. ठीक है, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप इनको सॉल्व करिएगा. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अब इसके अंदर यार देखो, एक नंबर है 136, उसके साथ 5b7 ऐड होता है, द सम इज ऑब्टेन दिस.
where a, b are integers, it is given that 7a3 is exactly divisible by 3, the only possible value of b। ठीक है, यानी कि कोई नंबर है 136, इसके अंदर 5b 7 अगर आप जोड़ते हो तो आपका नंबर क्या बन जाता है 7a3। अब 7a3 के अंदर ना एक बात है, यहाँ पे गिवन है कि 7a3 है वो डिविजिबल है 3 से। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एक बारी दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। डिविजिबिलिटी जब चेक करते हैं ना 3 के लिए, 3 की डिविजिबिलिटी में क्या चेक करते हैं, जब कोई नंबर गिवन होता है ना उसकी जो डिजिट्स होती हैं उसकी डिजिट्स का सम करते हैं। जो डिजिट्स उस नंबर में गिवन होती है ना, अगर वो डिजिट सम 3 से डिविजिबल होता है ना तो यानी कि पूरा का पूरा नंबर भी फिर डिविजिबल होगा 3 से। तो ये आसान तरीका होता है डिविजिबिलिटी चेक करने का। अब 7a3 नंबर है, इसमें अगर 3 की डिविजिबिलिटी आप चेक करोगे, क्या करोगे, सम कर दो सारी डिजिट्स का 7a + 3, तो कितना हो जाएगा ये 10 + a। लेकिन अभी भी यहाँ 2 डिजिट है ना, सिंगल डिजिट हमें लाना है, तो 1 + 0 1 हो जाएगा, तो 1 + a आपका आ जाएगा फाइनली। अब इस सम के अंदर, डिजिट सम के अंदर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करो, तो अगर ये कह रहा है पूरा का पूरा डिविजिबल है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो टर्म है ऊपर वाला 1 + a, ये डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, तो इस हिसाब से a की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, अगर इस हिसाब से आप चलोगे तो a की क्या क्या वैल्यूज़ बन सकती हैं, 2 बन सकती है, तब पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा 3 से। फिर और क्या बन सकती है, 5 बन सकती है, फिर इसी हिसाब से एक 8 बन सकती है। ठीक है, तो मेरी 3 पॉसिबिलिटीज़ a की बन सकती है, लेकिन मुझे पॉसिबल वैल्यू ऑफ b बतानी है। ठीक है, अब b कैसे निकालेंगे, अब यहाँ नंबर पे फोकस करते हैं। यहाँ 6 + 7 है तो 13 होगा, उसका 3 यहाँ लिखा तो 1 यहाँ कैरी होगा। ठीक है, अब 1 यहाँ कैरी होगा, फिर ये कुछ नंबर है, अब इस नंबर पे फोकस करो। 1 + 5 6 होता है, लेकिन यहाँ हो रहा 7 है, यानी कि यहाँ पे भी एक कैरी आया होगा। जो कैरी किसने दिया होगा, a ने दिया होगा, यानी कि a जो है ना हमारा वो 10 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब सिंपल है इसको सॉल्व करना। देखो अब यहाँ b वाले जो कॉलम है ना उसको देखते हैं, यहाँ पे 4 + b कर सकता हूँ बिकॉज एक कैरी था ना 3 में। फिर बाद में क्या आया, मेरा a आया। अब देखो अगर आप a की वैल्यू ना, a की वैल्यू अगर यहाँ फॉर एग्जांपल 5 रखते हो तो b क्या रखना पड़ेगा आपको इस जगह पे, b की सिर्फ 1 ही आप b को रख सकते हो, तभी वैल्यू 5 बन सकती है। ठीक है, लेकिन क्या आपका ये अगर 5 होता है, क्या ये ऊपर यहाँ पे कैरी दे सकता है, फिर अगले कॉलम को नहीं दे सकता ना। तो यहाँ पे 1 जो a की वैल्यू 5 नहीं आएगी, उस हिसाब से फिर b की वैल्यू 1 भी नहीं आएगी। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे क्या रख के देखते हैं b की जगह, a की जगह सॉरी, अब यहाँ पे रख के देखते हैं हम। थोड़ा यहाँ साफ जगह पे कर लेता हूँ दोबारा से, जस्ट वेट। अब यहाँ पे b की वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू रखते हैं 2 रख देते हैं। तो यहाँ पे b क्या रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 2 लाने के लिए आप 8 रखोगे ना, ताकि लास्ट का डिजिट 2 आ जाए। ठीक है, 8 रखोगे लेकिन बन क्या जाएगा, 12 बन जाएगा ना इस हिसाब से। अब 12 जैसे ही बनेगा, मेरे को पता है a की जगह पे 2 रख दूंगा और 1 कैरी यहाँ आ जाएगा, तो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि b की वैल्यू यहाँ पे 8 आ जाएगी और a की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो यानी कि b की पॉसिबल वैल्यू 8 आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If the numerator and denominator of a proper fraction are increased by same positive quantity which is greater than 0, the resulting fraction is। ठीक है, तो यार यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है तो फिर इसको सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज़ बस स्टेटमेंट पढ़ने और आंसर मार्क करना है अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन पता हो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि फ्रैक्शन क्या होता है, एज वी ऑल नो। ठीक है, ये एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर एक न्यूमरेटर होता है, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 5/6, मैं लिख देता हूँ 1/2, 3/4, कुछ भी, ये सारे क्या है फ्रैक्शंस हैं, या फिर 6/5 ये भी फ्रैक्शन है, सब के सब फ्रैक्शंस हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहा है। अब बात आती है प्रॉपर और इम्प्रॉपर कहाँ से है, ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या है। तो यार ये देखो जितने भी फ्रैक्शंस हैं ना, इस चीज़ को समझने के लिए आप पहले ये समझो कि फ्रैक्शन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये होता है कि जो न्यूमरेटर होता है ना ऊपर वाला, ये डिनोमिनेटर का कुछ पार्ट होता है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट होता है और नीचे वाला पूरी का पूरा होल होता है, यानी कि पूरी की पूरी
जो क्वांटिटी उसी का पार्ट होता है न्यूमरेटर। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1/4, तो इसका ये मतलब हुआ कि 4 में से एक हिस्सा, यही इसका मतलब होता है फ्रैक्शन का, है ना। तो अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, 4 बॉक्सेस बना लेता हूँ, लो, तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि इन 4 में से मैं एक बॉक्स ले सकता हूँ? बिल्कुल सही बात, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब सोचोगे यार इम्प्रॉपर क्या हो फिर? अब मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख के दिखाता हूँ, 5/4। अब 5/4 का मतलब क्या हुआ कि 4 बॉक्सेस में से आप 5 बॉक्स उठा रहे हो। क्या आप ऐसा कर सकते हो? बहुत ही इम्प्रॉपर सी बात लग रही है ना। तो इसीलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना, वो हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल टू 1 होगा। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या क्या होंगे जो 1 से छोटे होंगे? 1/2 होगा, 3/4 होगा, 5/6 होगा। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा? 6/5 होगा। ग्रेटर देन 1 हो चुका है ना, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बस यही आपको पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है अपने हिसाब से। अब देखो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेस देन 1 है, ठीक है। अब चलो आप सोचोगे कि एक ही क्यों, 2 कंडीशन लेके चलते हैं। चलो दूसरा ले लेते हैं, 3/4। अब 2 फ्रैक्शन मैं ले चुका हूँ, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर ना हमें बोला गया है कि सेम पॉजिटिव क्वांटिटी जो 0 से बड़ी हो वो ऐड करनी है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। चलो मैं +1 दोनों में कर देता हूँ और यहाँ भी कर देता हूँ। तो क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये 0.66 आएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। और ये इनिशियली कितना था? 3/4 अगर लिखोगे तो कितना होता है? 0.75 होता है। और इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.5 होता है। तो आप क्या देख रहे हो? जो फ्रैक्शन है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना दोनों केस में, डिक्रीज़ नहीं हो रहा, सेम नहीं हो रहा है। यानी कि ऑलवेज लेस देन तो बिल्कुल नहीं आएगा, इक्वल भी बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यार ये तो कैलेंडर वाला क्वेश्चन है और इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मैं पहले भी कैलेंडर पढ़ा चुका हूँ। मैं बस यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। अब ये कह रहा है कि 2009 की जो डेट्स है ना, ऐसा कौन सा कैलेंडर इन फ्यूचर में, मतलब कौन सा ईयर फ्यूचर में आएगा जिसकी डेट्स जो 2009 है उसकी डेट्स के सिमिलर हों। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1 जनवरी को, अगर एग्जांपल लेते हैं, फ्राइडे अगर होता है तो आगे कौन सा ईयर ऐसा आएगा जहाँ पे 1 जनवरी को फ्राइडे होगा। कुछ इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें बस ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ऑड डेज का डिफरेंस कहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा गेम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कैलेंडर वाला ऑड डेज के ऊपर। जहाँ पे भी हमारा डिफरेंस 0 आता है ना, यानी कि रिमाइंडर अगर 0 आता है ऑड डेज का, तो हमारा वही सिमिलर ईयर आ जाएगा। अब चेक करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2010 में जैसे ही आप पहुँचोगे 1 जनवरी 2010 को, आपके जो ऑड डेज आएंगे बीच में निकल के, कितना आएंगे? 1, क्योंकि एक साल में एक ऑड डे होता है, ठीक है। अब इसके बाद 2011 से के बीच, 2010 से 2011 के बीच एक ऑड डे, फिर 2012 तक फिर एक और ऑड डे, फिर 2013 तक। अब 2012 से 2013 तक ना 2 ऑड डेज आएंगे बिकॉज 2012 का जो टाइम पीरियड होगा ना 1 जनवरी से लेके अगली 1 जनवरी तक 2013 की, ये 366 दिन का होता है, इसलिए 2 ऑड डेज यहाँ पे। अब 2014 तक चलेंगे तो यहाँ पे फिर से एक ऑड डे। अच्छा टोटल गिन लेते हैं कितने हो चुके हैं, 1 2 3 और 2 5 और 1 6। तो यानी कि अब 2015 तक मूव ऑन होंगे तो एक और ऑड डे जुड़ जाएगा, तो टोटल 7 ऑड डेज आ चुके हैं, ठीक है। अब 7 ऑड डेज आ चुके हैं ना, तो रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है। और यही आपका सिमिलर ईयर होगा 2015 2009 के, बिकॉज इन दोनों के बीच के जो ऑड डेज आए ना वो 0 आ चुके हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। जिसको ये ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है ना, एक बार वो प्लीज़ कैलेंडर वाली वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो यार हम अब एवरेज के ऊपर आ चुके हैं और एवरेज जो है ना बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। बस इसको ध्यान से आप सुनते रहना, मैं जो जो कहता रहूँगा।
अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, द एवरेज ऑफ वेट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज़ 50 kg, द एवरेज ऑफ वेट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज़ 52 kg, इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60 kg देन व्हाट इज़ द वेट ऑफ द मदर। ठीक है, अब आपको सबसे पहले मैं एक बारी दोबारा से इस चीज़ को बता देता हूँ, आप सभी को वैसे पता ही होगा। एवरेज जो होता है ना, इसमें आपको यार कोई फार्मूला यूज़ मतलब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको ये चीज़ पता है ना, एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बस। अब इतनी सी चीज़ अगर आपको पता होगी ना, आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे समझो आपके पास 20 टॉफ़ी हैं, ठीक है, और आपको 4 बच्चों के अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबको 5-5 दे दोगे ना, यही करोगे। अब आप इस डिसीजन तक कैसे पहुँचे कि सबको 5-5 दूंगा? आपने किया क्या, 20 डिवाइडेड बाय 4 किया, यही किया ना, तभी तो आपका 5 आया। अब आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी ना, ये जो 5 आया ना, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आया, यही आपका एवरेज है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ही आप एवरेज कहते हो। तो जो आपने लॉजिकल रीजनिंग से 5-5 टॉफ़ी दी है ना सभी को, अब इसी को अगर मैथमेटिकल टर्म्स में एक फॉर्मूले में लिखते हैं ना, तो वही एवरेज का फॉर्मूला बन जाता है, बस। तो एवरेज का फॉर्मूला इस हिसाब से आपका क्या बनता है कि जितना आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह जो भी आपके पास गिवन डाटा हो ना, उसका सम, और जितना ऑब्जर्वेशन होती है, यानी कि जितना डाटा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं ये मानूँ कि जो सम था ना, टॉफ़ी जितनी भी टॉफ़ी थी आपके पास टोटल 20 थी, और जितनों के भी डिस्ट्रीब्यूट करने थी वो 4 थे। ठीक है, तो यही आपका एवरेज आपको दे देता है, यानी कि टोटल सम हमेशा सिंपल, इसको याद रखो, ऊपर रहेगा, सबको जोड़ के ऊपर। भाई कोई चीज़ आप, अच्छा बहुत सारी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई है, ये इतना सारा आपके पास कोई मटेरियल पड़ा है, आपको इन सब को डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली। तो आप क्या करोगे, पहले इकट्ठा करोगे ना सबको, पहले आप चेक करेंगे कि कितनी आपके पास चीज़ें, फिर कितने लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो टोटल नंबर नीचे आएगा ना। तो यही तो आपका फॉर्मूला बार बार समझा रहा है कि सम ऊपर आएगा और टोटल जितनों में बांटना है, जितनों के अंदर एवरेज मतलब जितनों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है। बस यही आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। बस आपको यही पता होना चाहिए एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को ना मैं जो भी हमने फॉर्मूला देखा पहले उससे सॉल्व करके दिखाता हूँ, और फिर वैसे ही रीजनिंग से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले से कर लेते हैं। अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, द एवरेज ऑफ वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज़ 50 kg। अब 2 बच्चे हैं और मदर, उनका एवरेज अगर लेते हैं, देखो आपके पास 3 लोग हैं, एक मदर है, 2 चिल्ड्रन है, C1 C2 लिख देता हूँ चिल्ड्रंस को। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इनका जो वेट होगा ना उसका सम करेंगे ना, तभी तो आप एवरेज निकालोगे। टोटल कितने लोग हैं, 3 है, तभी तो आपका एवरेज बनेगा। और ये कह रहा है ये एवरेज जो आया ना आपका, ये 50 आया है। ठीक बात है, अब यहाँ से आप इस चीज़ को इस तरीके से लिख लो, = 150। ठीक है, अब एक इक्वेशन मेरी ये बन चुकी है। अब दूसरी बात उसने कही है, द एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज़ 52 kg। ठीक है, अब फादर को यहाँ रख देते हैं, प्लस C1 C2 दोबारा से वैसे लिख देते हैं, फिर से इन तीनों का सम किया। ठीक है, इन तीनों का सम किया वेट का, और टोटल 3 लोग हैं, तो एवरेज ये बोला 52 आया है। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, C1 + C2 = 156। तो 2 इक्वेशन मेरी यहाँ पर बन चुकी है। अब इसके अंदर एक और चीज़ हमें पता है, देखो वो क्या है, फादर का वेट जो है ना वो इन्होंने बोला 60 kg। फादर का वेट हमें पहले से गिवन है 60 kg, तो 60 यहाँ पे रखते हैं जैसे ही, 60 + C1 + C2 = 156, यही है। तो यहाँ से C1 C2 की वैल्यू क्या आई, 60 इधर जाके घट जाएगा तो 96 आ जाएगी। अब C1 C2 की वैल्यू आपके पास 96 आ चुकी है, उसको यहाँ रखते हो 96, तो M यहाँ से निकल के क्या आएगा, अब 96 इसमें से घट जाएगा ना 150 में से, तो इस हिसाब से M आपका आ जाएगा 54। ठीक है, C1 C2 की वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो M की वैल्यू यानी कि मदर का वेट मेरा आ चुका है 54, तो ये मेरा आंसर। अब ये तो मैंने फॉर्मूले से कर लिया। ठीक है आसानी, लेकिन रीजनिंग से भी कर सकते हो आप, दोनों तरीके से कर सकते हो, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से करना। अब रीजनिंग से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब मुझे सबसे पहले क्या दिया हुआ है
कि जो एवरेज है ना, एवरेज आपको पता है क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बस इस चीज़ को दिमाग में रखना। अब मुझे क्या गिवन है कि मदर का वेट, मदर का, बच्चों का, ठीक है, दोनों बच्चों का, इनका एवरेज जो है ना, इनका एवरेज वो 50 है। अब एवरेज का मतलब हमें पता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि क्या होना चाहिए, इन सबको अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया, एवरेज का मतलब यही तो है, तो यानी कि सबके पास 50-50 होना चाहिए। एवरेज का मतलब यही तो हुआ, यही कह रहा ना, 50 एवरेज है, तो यही एवरेज का मतलब हुआ मेरे हिसाब से। लेकिन एक और दूसरी कंडीशन हमारे पास है, यहाँ पे कह रहा है कि फादर और चिल्ड्रन, इन दोनों का इन तीनों का एवरेज जो है, अब इन तीनों का एवरेज गिवन है, उसने कहा यहाँ पे इनका एवरेज 52 है, तो इस हिसाब से इन सबका एवरेज, मतलब अगर 52 एवरेज है तो इसका मतलब ये हो ना 52 सबके पास इक्वली है। एक्चुअल में उनका कितना है वो बात अलग है, लेकिन एवरेज के हिसाब से जब हम देखेंगे ना, अभी हमें नहीं पता कि किसके पास कितना है, लेकिन एवरेज की बात जब हम करेंगे, एवरेज को दिमाग में रखेंगे तो सबके पास 52 होना चाहिए ना, अगर एवरेज 52 है। अगर 50 एवरेज है तब 50 होना चाहिए सबके पास। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि फादर का वेट ना 52 नहीं है, फादर का वेट है 60 kg, ठीक है, तो इसने कहा एवरेज से 8 ज़्यादा है, +8 है, लेकिन हम कह रहे हैं कि एवरेज जो आएगा ना उनका, वो आएगा 52 ही। अगर 52 ही आता है लेकिन फादर का वेट तो 8 ज़्यादा है, तो इसको कंपनसेट करना पड़ेगा ना, यानी कि इन दोनों को -8 होना पड़ेगा, इन दोनों को -8 होना पड़ेगा, ये कंपनसेट हो जाएगा ना, तभी तो 52 रहेगा, यानी कि 52 में से दोनों को -8 होना पड़ेगा। अगर दोनों को नेट -8 होना पड़ेगा ना, दोनों को, ठीक है, तो दोनों कितने हैं, 104 के बराबर है ना, 104 दोनों, लेकिन -8 करना पड़ेगा इनमें से, तो कितना आ जाए आपके पास, 96 आ जाएगा, यानी कि C1 + C2 96 आ रहा है आपके इस हिसाब से। अब यहाँ पे देखो, इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करो यहाँ पे, अब आप यहाँ देख रहे हो कि C1 C2 जो है वो आपके इस वाले कंडीशन के हिसाब से 100 होने चाहिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो ये कहता है नहीं 96 है, हम कह रहे हैं कि 96 है, और ये कह रहा है कि नहीं 100 होने चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि -4 है ये, यानी कि 4 कम है 100 से, तो इस 4 को कंपनसेट कौन करेगा, मदर करेगी ना, तो मदर में +4 हो जाएगा, जैसे ही मदर में +4 होगा ना, तो मदर का वेट आ जाएगा 54, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीजनिंग के बेसिस पे इसको कर सकते थे, बट मैं फिर से वही बात कहूँगा, आपको जो तरीका आसान लगे ना, आप उस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना, ठीक है, बिकॉज मार्क्स सबको सेम ही मिलने हैं। हो सकता है किसी को ये तरीका आसान लगने लग जाए, किसी को वेरिएबल ही अच्छे लगने लग जाए, वेरिएबल ही यूज़ करना ज़्यादा आसान लगे, ठीक है, तो आप उस तरीके से करना जो आपको ईजी लगता है। अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40, इट वॉज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट वर 53 विच वर मिस रीड एज 83, द करेक्ट मीन मार्क्स आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 100 बच्चे हैं, उनका एवरेज आपको दिया गया है, उनके मार्क्स का एवरेज, 100 बच्चों के मार्क्स का एवरेज, बट बाद में आपको ये पता चलता है कि एक बच्चे के मार्क्स आपने 83 मिसरीड कर लिए, एक्चुअल में वो थे 53। तो इसको ना दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले से भी और रीजनिंग के बेसिस पे। पहले फॉर्मूले के बेसिस पे कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि ऊपर आपका टोटल सम आएगा मार्क्स का, और कितनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो 100, तभी तो आपका एवरेज आया ना, और एवरेज कितना है इस हिसाब से 40। लेकिन बात यहाँ पे ये है, ये कह रहा है कि जो आपने टोटल सम किया है ना, इसके अंदर एक बच्चे के मार्क्स आपने 83 नोट किए हैं, एक्चुअल में वो थे 53, तो यानी कि आपने ज़्यादा इंक्लूड कर लिया है ना टोटल सम के अंदर, एक बच्चे के मार्क्स आपने ज़्यादा इंक्लूड कर लिए। तो हम कहेंगे भाई कितने ज़्यादा इंक्लूड कर लिए, तो यहाँ पे डिफरेंस जैसे ही देखा, हमने ज़्यादा इंक्लूड किए 30, यानी कि 30 मार्क्स हमने ज़्यादा इंक्लूड कर लिए हैं। तो सही निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 घटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वही टोटल सम को मैं टी लिख लेता हूँ, इसमें से हमें 30 घटाने पड़ेंगे भाई, तभी तो हमारा जो सही वाला एवरेज है ना, वही तभी तो आप आएगा ना, ठीक है। तो ये हमारा सही वाला एवरेज आएगा, ये जो एवरेज निकल के आएगा यही तो करेक्ट एवरेज आएगा। अब मुझे क्या करना है, ये टोटल सम को मैंने टी माना हुआ है ना, यहाँ से मैं टी की वैल्यू रख देता हूँ, जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसमें से मैं टी की वैल्यू रख देता हूँ। ये कितनी आ जाएगी, 40 × 100 आ जाएगी, तो 4000 आ जाएगा ये, तो 4000 -30/100, तो ये मेरा करेक्ट वाला एवरेज आ जाएगा। तो कितना आता है, ये आएगा 3970/100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, अब नीचे 10 आ गया है तो ये पॉइंट में ही तो आएगा फिर 39.7, तो यही मेरा आंसर
ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला के बेसिस पे हमने कर लिया है। अब इसी चीज़ को रीजनिंग के बेसिस पे देखें ना, दोनों तरीके आसान है, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बात है, मुझे पता है कि एवरेज जो आया वो 40 था, लेकिन मैंने क्या किया, एक नंबर को मिसरीड किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा जो मतलब मैंने जो एक नंबर था ना उसको मिसरीड किया, और कितना मिसरीड किया कि 30 ज़्यादा जोड़ चुका हूँ मैं उसके अंदर, ठीक है। अब भाई मेरे साथ इस चीज़ को ऐसे अज्यूम करो आप दिमाग में, बहुत सारे नंबर पड़े हैं, 100 बच्चों के नंबर पड़े हैं, इन सबको मैंने इकट्ठा किया, एक बॉक्स में रखा और 100 बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन मुझे ये बात पता चलती है कि यार यहाँ से मैंने जो एक 83 नंबर उठाया था ना, ये एक्चुअल में 83 नहीं था, ये 53 था। अब देखो जब इनिशियली 40 एवरेज आया था, इनिशियली यहाँ पे 83 ऐड जब मैंने लिया था तो इन सब को जोड़ के इन सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया था ना 100 के 100 में। अब जब 83 भी सब में डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है, तो कुछ बढ़ावा सबको मिला था ना। अब जब घट रहा है ना उस नंबर में से, तो वो भी तो सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। एवरेज का मतलब तो यही है ना, सबके अंदर फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब अगर -30 हो रहा है ना, अगर -30 हो रहा है तो पूरे के पूरे एवरेज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पूरे के पूरे एवरेज में क्या होगा, 100 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। ये माइनस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो माइनस का 0.3, तो यानी कि जो मेरा पहला एवरेज था ना, ये जो एवरेज था इसमें से 0.3 घटेगा, तो 0.3 घटता है तो कितना आ जाएगा, 39.7। तो मेरा आंसर आ जाएगा सेम एज इट इज़ 39.7। तो इस तरीके से आप रीजनिंग के बेसिस पे भी इसको कर सकते थे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन, बिकॉज यार ये सेशन ना बहुत लंबा हो जाएगा। इनिशियली आई हैड अ थॉट दैट आज सारा का सारा CSAT 2019 का हम फिनिश कर लेंगे, बट आई थिंक कि थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसी वजह से आज इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, और उसमें कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।